आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज द नेक्स्ट कंटेंट दैट वी हैव टू टेक इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे. नंबर 1 कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या होगा. अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं तो क्या होगा, और अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं तो क्या होगा. ऑल दीज 3 कॉन्सेप्ट्स वी हैव टू स्टडी अंडर द नेमिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स. ये एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इस चैप्टर का क्वेश्चनर सॉल्व करने में भी ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें देते हैं मेटल ऑक्साइड्स. ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर होता है बेसिक. आप अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एसिड्स और बेस के बारे में पढ़कर आए हैं. तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक. इसका मतलब ये रेड लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू कलर में, बिकॉज बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. तो ये जनरल रिएक्शन है कि सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स. लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम यहां पर लें तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो मेटल है उसका सिंबल होता है Mg. मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये मैग्नीशियम का सिंबल, ये हमारा मेटल हो गया. इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो इसने बनाया मेटल ऑक्साइड, और इसके मेटल ऑक्साइड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर होगा क्योंकि ये लिटमस पेपर को रेड कलर से किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में. एंड इस मैग्नीशियम की सबसे खास बात क्या है, that magnesium burns with white dazzling flame. जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें उसे थोड़ा सा बर्न करना पड़ता है. और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक्चुअल में ये जो मेटल है ये एक रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड मैग्नीशियम रिबन burns with white dazzling flame. So here we see that how magnesium ribbon burns with a dazzling flame. You can see over here in this tongs, the person has holded the magnesium ribbon and the person has put the magnesium ribbon in the Bunsen burner, and the magnesium ribbon has started burning with a white dazzling flame. You can see what is written over here, dense white fumes. This is, and जलने के बाद ये जो यहाँ पर हमें कंपाउंड मिला ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद वाइट डार्जलिंग flame. The next example after magnesium that we have to take is sodium metal and potassium metal. सोडियम मेटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से और पोटाशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से. सोडियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, एंड पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म पोटाशियम ऑक्साइड. सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैम हमने तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की बात कहाँ से आ गई. तो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. किसी भी चीज की रिएक्शन ऑक्सीजन से करने का मतलब है उस सब्सटेंस की कंबशन कराना, उस सब्सटेंस की बर्निंग कराना. सो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम रिबन वाज सब्जेक्टेड टू द फ्लेम. उसके अलावा आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आएगा कि मैम हम इन फॉर्मूलों को किस तरीके से लिख पाएंगे. तो फॉर नाउ आपको इन्हें ग्रैप करना पड़ेगा, आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस के साथ आप इनके फॉर्मूले लर्न कर लेंगे. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों मेटल ऑक्साइड्स हैं, दोनों बेसिक नेचर के हैं, दोनों ही रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे. सोडियम और पोटेशियम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, sodium and potassium are highly reactive metal. If they are kept open in air, then they react with oxygen vigorously and catch fire.
सोडियम और पोटेशियम जो है ये दो इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं कि अगर हम इनको ओपन एयर में रख दें, तो जो ओपन एयर में जब हम इन्हें रखेंगे तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये उसके साथ विगरसली रिएक्ट करेंगे, यानी काफ़ी डेंजरसली रिएक्ट कर जाएंगे और दे विल कैच फायर। तो इसीलिए इसी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, ताकि अगर ये केरोसिन ऑयल में रखे जाएं तो इनका कांटेक्ट ऑक्सीजन से ना हो एंड दे विल नॉट कैच फायर। सो यू कैन सी ओवर हियर that with the proper gloves and with the help of proper spatula the person is taking out the sodium pieces from bottle, and in this bottle a liquid has been filled. सोडियम को हमने जैसे ही, दिस इज द सोडियम मेटल, इसको हमने जैसे ही एक वॉच ग्लास के ऊपर रखा, वॉच ग्लास जो है वो इस प्रॉपर इस ग्लास के सरफेस को बोला जाता है। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स के बाद आपको ये पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी। सोडियम स्ट्रांगली रिएक्ट विद वाटर, यानी उस सोडियम के साथ हमने जैसे ही उसको फ्री एयर में रखा, उस सोडियम को क्या हुआ, यू कैन सी आफ्टर अ वाइल इट विल स्टार्ट कैचिंग अ फायर। जस्ट लुक एट द वीडियो वेरी केयरफुली। ये सोडियम मेटल का पीस है जो हमने ओपन एयर में रखा, एंड अब इसके साथ हमने इसको नाइफ से कट किया। यू कैन सी कि सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। हमने बाकी सोडियम मेटल को अंदर बॉटल में वापस क्लोज कर दिया, एंड द रिमेनिंग पोर्शन हमने इसको चाइना डिश में डाला। सो जस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली। एक्चुअली अभी हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। तो वो ड्रॉपर से जो पर्सन ने इस वाइट क्रूसिबल में कुछ डाला था, दैट वाज वाटर ड्रॉप्स ओनली, एंड आपने देखा कि जो सोडियम मेटल है उसने क्या किया, इट कैचेस फायर। So we have seen that how metals react with the oxygen to form metal oxides, which are basic in nature. Now it's time for non-metals. Non-metals react with oxygen to give non-metal oxides, and these non-metal oxides are acidic in nature, whereas we have seen that metal oxides were basic in nature. एंड लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस पेपर। एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। Let's look at various examples. You can see over here the first example that we have taken is carbon. Carbon is a non-metal जिसे हम represent करते हैं C से। कार्बन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई इट विल गिव अस द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। इसको प्रूव करने के लिए वी कैन डू वन थिंग। हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, और जब मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो इसने मुझे क्या बना कर दिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो उसने उसे रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने पानी में डिसॉल्व किया और इसने मुझे कार्बोनिक एसिड बना कर दिया, इससे मुझे ये बात पता लगी दैट यस नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिडिक बिहेवियर होता है, क्योंकि अगर एसिडिक बिहेवियर नहीं होता तो यहाँ एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सल्फर। सल्फर को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, दैट इज H2SO3। ये एसिड का फॉर्मेशन और ये एसिड का फॉर्मेशन मुझे क्या शो करता है, दैट यस
non-metal oxides are having acidic behavior. So this is the difference between metals and non-metals on the basis of their reaction with air or oxygen. मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद वाटर. अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. इन दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. सो दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर द मेटल्स विद वाटर. अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट सोडियम. सोडियम इज द मेटल जो मेटल के साथ जो सोडियम इज द मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. मैंने अभी आपको अपने पीछे एक वीडियो में देखा कि सोडियम मेटल के ऊपर जैसे ही कुछ ड्रॉप्स वाटर की डलेंगी तो वो एकदम से फायर कैच कर लेगा. एक्चुअल में उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन समझने से पहले यू शुड नो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं. The reaction in which large amount of heat is released, they are called exothermic reactions. जिन reactions के होते time, during those reaction, a large amount of heat is released. उन reactions को हम exothermic reaction कहते हैं. और सोडियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है. तो ड्यू टू दैट हाई अमाउंट ऑफ हीट this hydrogen gas catches fire. This is the reason that whenever sodium is exposed to water then it catches fire very rapidly. यही रीजन है कि सोडियम को हम पानी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. सोडियम मेटल को हम ओपन एयर में भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन से विगरसली रिएक्ट करके फायर कैच कर लेती है. सोडियम को हम वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन के बाद इट ऑल्सो कैचेज फायर बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड एंड ड्यू टू दैट हाई अमाउंट ऑफ हीट दिस हाइड्रोजन गैस कैचेज फायर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा. So that's why sodium is stored in the kerosene oil. The very next example is zinc. Zinc is a metal जिसको हम Zn से represent करते हैं. Zinc steam के साथ react करता है और बनाता है zinc oxide. जो सोडियम है वो हाइड्रोक्साइड बना रहा था जबकि जिंक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मेटल के रिएक्शन के विद वाटर. सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं. मैग्नीशियम और जिंक जो हैं वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको वाटर से रिएक्ट कराने के लिए हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ती है. यही रीज़न है कि यहाँ पर जिंक की रिएक्शन हमने स्टीम से कराई है. इसके अलावा गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं. इससे पहले हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखें वाटर के साथ. आई वांट टू शो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू यू. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, हमारे पास एक मेटल है दैट इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? एल्यूमिनियम को जैसे ही हम एयर के ओपन एयर में एक्सपोज करेंगे, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द एयर, दैट मीन्स इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस. यानी एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देगा अपने सरफेस के ऊपर. और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर आई है, वो लेयर एल्यूमिनियम मेटल को बाकी किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करने नहीं देगी. हेंस एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज बिफोर गेटिंग रिएक्टेड विद वाटर इट रिएक्ट्स विद द एयर, it reacts with the oxygen and forms aluminium oxide layer on its surface which prevents its reaction with water. After this aluminium fact we have one more fact कि हम गोल्ड, प्लैटिनम
जैसे मेटल्स को ही क्यों यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर जैसे मेटल्स हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनफैक्ट वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो जो मेटल्स ऑक्सीजन और वाटर के साथ लंबे टाइम तक रिएक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब हम उन्हें ओपन एटमॉस्फेयर में प्रॉपरली पहन सकते हैं। This is the reason that gold and platinum and silver are used to make the jewelry, because they do not get react with oxygen and water. These are some important facts. इसके अलावा we have one more important fact that is very much important. मैंने अभी बात की कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। बट वी हैव वन मोर कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स, and that category is there are some oxides which behave as both acidic and basic oxides. हमारे पास कुछ सब्सटेंस के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऐसे नेचर के होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और जो बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों मेटल हैं, तो इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होने चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Now we have already studied about the reaction of metals with water, but अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स वो जनरल कंडीशंस में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एक स्पेशल पॉइंट है इसमें, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा विगरस मैनर में और फायर कैच कर लेता है। फॉस्फोरस इज अ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर। यही रीजन है कि फॉस्फोरस को हम कभी भी ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखते, उसे हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वाटर से फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं करता है, हेंस इट विल प्रिवेंट द फॉस्फोरस फ्रॉम कैचिंग fire. This is very important point. So this was all about the reaction of metals and non-metals with water. We have just studied about the reaction of metals with air and water. Meanwhile, we have to know this process that is known as corrosion. आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे मंदिर के कॉपर के, तांबे के बने हुए जो यूटेंसिल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर की कोटिंग उनके ऊपर आ जाती है, या फिर जो आयरन का मटेरियल होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। एक्चुअल में कोरोजन इज अ प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस ओनली। This is a process in which metals react with the gases and moisture present in air and gets damaged. जब metals open atmosphere में रखे होने की वजह से एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उन दोनों से रिएक्ट करके डैमेज हो जाते हैं, हम उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। तो एक्चुअल में कॉपर के वेसल्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग आनी, या सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनका काला पड़ जाना, या आयरन के जो मटेरियल हैं उनके ऊपर जंग लग जाना, रस्ट लग जाना, दे ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मेथड ओनली, दैट इज कोरोजन. Corrosion is the process in which metals get damaged due to their reaction with the gases and moisture that is present in air. हमें इस प्रोसेस में टोटल 3 मेटल्स के बारे में पढ़ना है. वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, अनदर इज कोरोजन ऑफ कॉपर एंड अनदर इज कोरोजन ऑफ सिल्वर. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद रस्टिंग ऑफ आयरन. एक्चुअल में आयरन की कोरोजन के लिए हमारे पास एक स्पेशल नेम है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं. आयरन जब ओपन एटमॉस्फेयर में रखा होता है तो आयरन मेटल जो है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है एंड इट फॉर्म्स द ब्राउन कलर फ्लेकी सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं रस्ट. जो जंग लगता है आयरन के ऊपर दैट इज रस्ट, और उस रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है ये.
फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, तो इट्स माई एडवाइस टू यू टू प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना देती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये। इफ आई टॉक अबाउट द कोरोजन ऑफ कॉपर, जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं वो क्यों उनके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है कुछ टाइम बाद। एक्चुअल में जो कॉपर मेटल है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन चीजों के साथ रिएक्ट करके दो केमिकल सब्सटेंसेस बना देता है, जिसको हम कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, और ये दोनों केमिकल्स मिलकर क्या दे देते हैं, ग्रीन कलर की कोटिंग। यानी कॉपर के जो वेसल्स हैं उनके ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है वो इसीलिए आती है क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये दो केमिकल सब्सटेंसेस बना देता है जो कि ग्रीन कलर कोटिंग प्रोवाइड करते हैं कॉपर वेसल्स को। एंड एट द एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द कोरोजन ऑफ सिल्वर। आपने देखा होगा आपकी मदर्स जो कुछ सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, वो कुछ एंकलेट्स पहनती हैं या कोई भी ऑर्नामेंट पहनती हैं, वो कुछ टाइम बाद काला पड़ जाता है। उसका रीजन क्या है, सिल्वर मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद सिल्वर फॉर्म करता है सिल्वर सल्फाइड, और ये जो केमिकल कंपाउंड है सिल्वर सल्फाइड ये ब्लैक कलर का होता है। तो जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है वो इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही आती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ दिस कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। हम इस कोरोजन को बचा कैसे सकते हैं, हम अपने मेटल्स को कैसे सेफ रख सकते हैं डैमेज होने से। उसके कुछ तरीके हैं। नंबर 1 इज ऑयलिंग। हम अपने मेटल्स के सरफेस के ऊपर अगर ऑयल का लेयर लगा दें तो वो डैमेज नहीं होंगे। अगर हम अपने मेटल्स के ऊपर पेंट कर दें, आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समर्स में अपने कूलर को पेंट कर देते हैं। उसका रीजन यही होता है कि जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, उनमें जंग ना लगे, उन्हें जंग से बचाने के लिए, उन्हें रस्टिंग से बचाने के लिए ही जो बहुत सारे लोग हैं वो कूलर को पेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम मेटल्स के सरफेस के ऊपर ग्रीस अप्लाई कर देंगे तो उससे भी वो डैमेज नहीं होंगे। एंड द नेक्स्ट लास्ट प्रोसीजर इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का क्या मीनिंग है, प्लीज लुक एट द definition. When the layer of zinc metal is coated on other metal objects for saving them from corrosion, it is known as galvanization. आप एक चीज सोचो, सपोज करो ये जो पेंसिल है ये बनी हुई है आयरन मेटल की। अगर इसको मैं ओपन एटमॉस्फेयर में रखूंगी तो ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसके ऊपर रस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस आयरन की पेंसिल के ऊपर जिंक मेटल का लेयर जो है वो लगा दूं तो अब ओपन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और वाटर है उनकी रिएक्शन सिर्फ इस जिंक मेटल से होगी और जो अंदर वाला आयरन मेटल है वो बच जाएगा। इसका मतलब मैंने जिंक मेटल की कोटिंग करने के बाद अपने आयरन के ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया। तो galvanization is a process in which layer of zinc metal is coated on the metal other metal object for saving them from corrosion. If you remember जब हमने metals के uses पढ़े थे तो उसमें हमने zinc के लिए पढ़ा था कि it is used for galvanization. So these are the various techniques with which we can save our metal from getting corroded for preventing them from corrosion. So this was all about the major topic that is known as corrosion. Very last chemical property that we have to study is the reaction with acids. First we'll be talking about that how metals react with acids. Metals की reaction अगर हम dilute acid के साथ करेंगे तो हमें मिलता है salt plus hydrogen gas. मैंने यहाँ acid के नीचे dilute लिखा है, इसका meaning क्या है उसके लिए please look it over here. एसिड्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो डाइल्यूट एसिड्स होंगे या वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होंगे।
डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है एसिड जो थोड़े से वीक होते हैं, जिनकी पावर थोड़ी सी कम होती है। एंड जो एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं दैट मीन्स वो एसिड्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपको यहाँ पर बताना है, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई, हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है और वो तरीका क्या है? बर्निंग मैचस्टिक। जब हम बर्निंग मैचस्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आएंगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करना शुरू करेगी। जस्ट मैं आपको अभी एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ जिसमें आप प्रॉपरली हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कर पाएंगे। The presence of hydrogen gas can be tested with burning matchstick because burning matchstick burns with the pop sound when exposed to hydrogen gas. So I am showing you here that how hydrogen gas can be tested. ये जो आपको यहाँ एक टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम 3 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने जा रहे हैं। यानी सिंपल हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एसिड लिया है। We have poured some drops of acids. You can see over here acid is coming over there, and we have taken the HCl acid, hydrochloric acid. हम अभी रिएक्शन पढ़ेंगे वीडियो में इसकी पूरी। After adding the hydrochloric acid, what we have added? जिंक मेटल का हमने छोटा सा पीस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। So just look at over here. हमने जिंक मेटल का पीस इस एसिड में डाला। यू कैन सी ओवर हेयर दैट कुछ रिएक्शन जो है वो होनी स्टार्ट हो गई है। हमने क्या किया? हमने इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दी। यानी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो जिंक क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस इस ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऊपर राइज होकर आया होगा। तो अभी यू कैन सी नीचे रिएक्शन हो रही है और अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को टच भी करूंगी तो भी मुझे हीट जो है, ये टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म मुझे फील होगी क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो यानी रिएक्शन होती जा रही है और हाइड्रोजन गैस इस ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होती जा रही है। Now we will see that how we will check the hydrogen gas presence कि whether ये hydrogen gas है या नहीं है। So just look at over here very carefully. हमने क्या किया? हमने बहुत धीरे से जो नीचे वाला टेस्ट ट्यूब था उसको रिमूव कर दिया। सिर्फ ये ऊपर वाला टेस्ट ट्यूब है और इस ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब में क्या फिल्ड है? इसके अंदर फिल्ड है हाइड्रोजन गैस। अब हम इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? हम इसके पास लेकर आएंगे एक बर्निंग मैच स्टिक। यू कैन सी ओवर हेयर हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आ रहे हैं। हमने जैसे ही ये बर्निंग मैच स्टिक इस टेस्ट ट्यूब के पास हम लेकर गए, यू कुड सी ओवर हेयर कि वो एक पॉप साउंड के साथ वापस बर्न हुई। इफ यू वांट टू सी इट अगेन, हम उसको एक बार वापस से देख सकते हैं। यू कैन सी इट अगेन। जस्ट लुक ओवर हेयर। हम एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर गए एंड वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न हुई। यू कैन सी इट इन स्लो मोशन। दिस इज हाउ। So this is the test of hydrogen gas. Hydrogen gas can be tested by using burning matchstick. So we have seen that how hydrogen gas can be tested. Now coming to the reactions of metals with acid. We have already seen the general reaction कि मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स की। ये जो मेटल्स हैं ये थोड़े से रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी ये इजीली रिएक्शन शो कर देते हैं।
जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अनरिएक्टिव मेटल होते हैं या फिर लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये जल्दी से रिएक्शंस नहीं देते। तो सबसे पहले हम मोर रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास मेनली 3 एसिड्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक होता है HCl जिसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और यही 2 मेन एसिड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो जब सोडियम को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आप कहेंगे कि मैम हम इस चीज़ को कैसे लर्न करें, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या केमिकल कंपाउंड बन गया? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि आपको इन्हें लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी रिएक्शंस मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, यू शुड राइट देम अगेन एंड अगेन ऑन योर नोटबुक ताकि आपको ये लर्न हो जाए। इसी तरीके से मैग्नीशियम मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। साथ में जिंक जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा जिंक सल्फेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। So these are some of the reactions between the metals and the dilute acids। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो उनकी रिएक्शन शो करने के लिए हमें डाइल्यूट नहीं, हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की ज़रूरत होती है जिनकी पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है ताकि वो कॉपर, सिल्वर जैसे एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकें। तो कॉपर एंड सिल्वर दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। जबकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो इतना अनरिएक्टिव मेटल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एसिड्स। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जनरली डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो रिएक्ट करते ही नहीं है, और कुछ नॉन मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म द ऑक्साइड। वो ऑक्साइड्स बनाते हैं जब नॉन मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। The very last topic of our chapter is displacement reactions. Displacement reaction जैसे कि नाम से क्लियर है, there is something that will gonna displace something. The reaction in which metal reacts with the salt solution and displace the metal present in the salt solution are known as displacement reactions. हम ऐसी reactions को displacement reactions बोलते हैं जिसमें हम एक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर एक मेटल डालें और जो मेटल हमने डाला है वो मेटल डिस्प्लेस कर दे सॉल्ट सोल्यूशन के मेटल को, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस एक्टिविटी सीरीज के बेस पर ही काम करती है। हमारे पास साइंटिस्ट ने हमें कुछ एक एक्टिविटी सीरीज बनाकर दी है। इस एक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में इन मेटल्स को अरेंज किया है। यानी पोटाशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और प्लैटिनम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। यानी पोटाशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो इसका मतलब जो यहाँ स्टार्टिंग के कुछ मेटल्स हैं ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि इस सीरीज के जो ये नीचे वाले मेटल्स हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में काउंट होते हैं। यही रीज़न है जो हम अभी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि गोल्ड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो दे ऑल फॉल इन द रीजन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दैट्स वाई दे डू नॉट रिएक्ट ईजिली।
लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आखिर प्रिंसिपल क्या काम करता है। मैं अगर एल्यूमिनियम मेटल को ले लूं और मैं एल्यूमिनियम मेटल को डाल दूं जिंक के सॉल्ट में, आयरन के सॉल्ट में, टिन के सॉल्ट में, कॉपर के सॉल्ट में, सिल्वर के सॉल्ट में, तो एल्यूमिनियम इन सभी मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इन सभी मेटल्स को अपने सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करके उनकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम के सोल्यूशन में आयरन को डाल दूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो है वो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, तो आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका अगर हम रेलेवेंस देखें तो बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर क्लास में एक बहुत पावरफुल स्टूडेंट है और एक बहुत वीक स्टूडेंट है, तो जो पावरफुल स्टूडेंट है वो वीक स्टूडेंट को उसकी सीट से उठाकर वहाँ खुद बैठ सकता है। लेकिन अगर सीट पर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बैठा हुआ है और मैं वीक स्टूडेंट को भेजूं, तो वीक स्टूडेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को उठाकर उसकी सीट पर नहीं बैठ पाएगा। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि जो वीक स्टूडेंट है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल से को डिस्प्लेस कर सकता है उसकी जगह से, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। तो एक्टिविटी सीरीज को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। जब मैं मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ तो हम उस पूरे चार्ट को कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। नाउ लुक एट अ एक्टिविटी दैट आई हैव शोन फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। व्हाट इज हैपनिंग ओवर है, हमने सबसे पहले यहाँ पर कुछ 5 बीकर्स लिए और उनमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल कर दिया। हमने उन 5 बीकर्स को नंबर दे दिया। क्या नंबर दिया, बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3, बीकर 4 एंड बीकर 5। उसके बाद जो फर्स्ट 2 बीकर्स हैं उनमें हमने क्या ऐड कर दिया, 1 स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है ये है कॉपर सल्फेट। हमने फर्स्ट और सेकंड बीकर में डाला कॉपर सल्फेट, यू कैन सी हमने कॉपर सल्फेट डाला। और फिर हमने थर्ड और फिफ्थ बीकर में डाला जिंक सल्फेट सोल्यूशन और हमने फोर्थ में डाला आयरन सल्फेट सोल्यूशन। यानी फर्स्ट 2 में कॉपर सल्फेट, थर्ड में और फिफ्थ में जिंक सल्फेट एंड फोर्थ में आयरन सल्फेट। एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ बता दूं, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो हमेशा ब्लू कलर देता है, जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो व्हाइट कलर देता है सोल्यूशन को, और जो फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो हमेशा ग्रीन कलर देता है। तो प्लीज आप अपनी नोटबुक्स में इन सोल्यूशन के कलर्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेकेंड बीकर में और हमने फिफ्थ बीकर में ऐड कर दी कुछ आयरन की फिलिंग्स। हमने कुछ कील ऐड कर दी इन सेकेंड एंड फिफ्थ बीकर। यू कैन सी वी हैव एडेड सम आयरन नेल्स। हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करी आयरन नेल, हमने यहाँ ऐड करी जिंक सल्फेट के अंदर आयरन नेल्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, हमने कुछ कॉपर की फिलिंग्स ऐड कर दी थर्ड और फोर्थ बीकर में। इसका मतलब ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन में हमने ऐड कर दिया कॉपर, और यहाँ पर फेरस सल्फेट था आयरन सल्फेट, इसमें हमने ऐड कर दिया कॉपर। इट्स माय एडवाइस टू यू कि इस एक्टिविटी को समझने के लिए आप अपनी नोटबुक में बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3, बीकर 4, बीकर 5 ऐसे लिख लीजिए। कौन से बीकर में हमने कौन सा सोल्यूशन डाला है वो भी उसके आगे लिख लीजिए और उसका कलर भी लिख लीजिए। उसके बाद आगे ये लिखिए नोटबुक में कि हमने उनके अंदर क्या डाला, तभी आप इस एक्टिविटी को समझ पाएंगे। तो कॉपर टर्निंग्स हमने बीकर 3 और बीकर 4 में डाली। उसके बाद हमने बीकर 1 के अंदर डाले कुछ जिंक मेटल के ग्रैनुअल्स। इसका मतलब अगर मैं 1 बाय 1 बोलूं तो बीकर 1 में क्या है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक। सेकंड में क्या है, कॉपर सल्फेट एंड आयरन की नेल्स। थर्ड में क्या है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। फोर्थ में क्या है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और फिफ्थ में क्या है, जिंक सल्फेट एंड आयरन। तो
तो अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि आखिर होगा क्या। सबसे पहले इट्स माय एडवाइस टू यू कि आप क्या करो, जो एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दिखाई थी आप उसमें ये चेक करो कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है और किससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। हमने कुछ टाइम के लिए इन सॉल्यूशंस को छोड़ दिया तो हमने क्या देखा, धीरे धीरे कुछ चेंज हो रहा है इन सब कलर्स में। यू कैन सी कि इन सॉल्यूशन के कलर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब हम उन चेंजेस को धीरे धीरे पढ़ेंगे और उन चेंजेस को धीरे धीरे हम कैसे पढ़ेंगे, प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। क्या पढ़ेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि जो हमारा पहले वाला बीकर है, यानी ये वाला बीकर है, इस वाले बीकर में हमने क्या डाला था, हमने डाला था ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और उसमें हमने क्या ऐड करा था, जिंक मेटल। एक्चुअल में अगर आप अपनी एक्टिविटी सीरीज को चेक करो तो आपको वहां से पता लगेगा कि यस, जो जिंक मेटल है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये जिंक क्या करेगा, यानी ये स्ट्रॉन्गर मेटल हुआ, ये क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां जाकर बैठ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक यहां आकर बैठ गया, यानी जिंक सल्फेट बन गया। और जिंक सल्फेट जो है उसने हमें लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन दिया। एंड आप देख सकते हो नीचे ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का लेयर है, ये रेडिश ब्राउन जो कॉपर है ये यहाँ नीचे इकट्ठा हो गया। इसका मतलब हमारे बीकर वन में क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी कि हायर रिएक्टिव मेटल ने लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या हुआ। अगर आगे हम इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे तो यू शुड लुक एट इट वेरी केयरफुली कि यहाँ बीकर 2 में आखिर क्या हो रहा है। तो बीकर 2 में अगर हम देखें तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिल गया है और नीचे कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमें मिल रहा है। एक्चुअल में यहाँ क्या रिएक्शन हुई है, लुक एट इट वेरी केयरफुली। हमने बीकर नंबर 2 में डाला था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था, उसके अंदर हमने डाली थी आयरन की फिलिंग्स, यानी आयरन का सिंबल होता है Fe। अब अगर आप अपनी सीरीज एक्टिविटी सीरीज को वापस देखेंगे तो आपको वहां पर पता लगेगा कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यानी आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह जाकर बैठ गया और उसने बना दिया FeSO4 और कॉपर जो है वो अलग हो गया। जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन होता है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। यही रीजन है कि आपका जो ये सेकंड बीकर है इसमें जो सोल्यूशन पहले ब्लू कलर का था उसका कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का हो गया और नीचे ब्राउन कलर का कॉपर इकट्ठा हो गया और ये ऊपर सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट बन गया है। That means yes, iron has displaced copper from copper sulfate solution। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये वाली थर्ड बीकर था इसमें हमने क्या डाला था, हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाला था आयरन। अगर आप अपनी एक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो जो आयरन है वो कम रिएक्टिव है जिंक से। तो इसका मतलब कम रिएक्टिव चीज तो कभी भी ज्यादा रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती। जो वीकर मेटल है वो कभी स्ट्रॉन्गर मेटल को हटा ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आयरन मेटल है वो जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा और ये हमारी आयरन फिलिंग्स एज इट इज पड़ी रहेंगी सोल्यूशन में, यानी कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ बीकर था उसमें हमने डाला था फेरस सल्फेट जिसके अंदर हमने डाला था कॉपर। इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे तो जो हमने इसमें कॉपर डाला वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा सोल्यूशन में से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से बीकर 5 में हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाला था और साथ में उसके अंदर हमने डाली थी आयरन की नेल्स। तो जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है वो भी आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि जो आयरन है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, तो इसलिए वो इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स इन लास्ट के 3 बीकर्स में कोई रिएक्शन नहीं हुई जबकि इन दोनों बीकर्स में रिएक्शन हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
So in short, if I want to summarize the displacement reactions, then it can be written as कि अगर मैंने एक मेटल A लिया है और मैंने एक मेटल B का सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, तो अगर गिवन कंडीशन ये है कि मेटल A मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? मेटल B अलग आ जाएगा और मेटल A इस सॉल्ट सोल्यूशन में से मेटल B को डिस्प्लेस करके मेटल A का सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा, यानी ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी एज अ प्रोडक्ट। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो हम मेटल डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए उस सॉल्यूशन वाले मेटल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, जो हमने एक्टिविटी में भी देखा, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है, अगर उसमें मैं आयरन की फिलिंग्स डाल रही हूँ, आयरन की कुछ कील डाल रही हूँ, तो आयरन जो है, अगर आप उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4, जो कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन है, जैसा हमने एक्टिविटी में देखा, और कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले लूं और उसके अंदर मैं कॉपर मेटल को डाल दूं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। सो ऑल द रीज़न बिहाइंड दिस दैट there will be no reaction in second case is that because iron is more reactive than copper and copper is not reactive than iron. So these were the examples of some displacement reactions. So here we come to the end of the chapter. Please watch this video again and again so that you can grab the concept properly and try the questionnaire provided to you through the portal. Thank you.